हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मोड। आई एम शुभम वर्मा और आज हम आपके यूपीएससी सीडीएस के लिए ओशियानिक करंट का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। पहले यूपीएससी आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था, लेकिन रिसेंट ट्रेंड जो देखा गया है उसमें यूपीएससी अब आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछने लग गया है। ओशियानिक करंट्स के पीछे का कॉन्सेप्ट, कौन कौन से फैक्टर्स उससे रिलेटेड होते हैं, अगर आपको नहीं पता होंगे तो आने वाले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओशियानिक जायर का क्या कंडीशन होती है आपके ओशियानिक करंट से रिलेटेड। साथ ही साथ अगर वो वेस्टवर्ड फ्लो करती है तो गर्म होती है कि ठंडी होती है, ये पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन से फैक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं आपके ओशियानिक करंट को, वो पूछा गया है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट पार्ट पे अब यूपीएससी शिफ्ट हो रहा है। पहले फैक्चुअल आते थे तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद साथ ही आपके ओशियानिक करंट्स की डायरेक्शंस को भी याद करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से टॉपिक आपका कंप्लीट करा दूंगा ताकि कैसा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग उसे सॉल्व करने की कंडीशन में रहें। तो ओशियानिक करंट आपका होता क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ ओशियानिक वाटर। ओशियानिक वाटर का हॉरिजॉन्टल फ्लो कैसे, फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन, एक फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन में ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में अगर रहेगा तो उसे ओशियानिक करंट नहीं कहेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो भी उसे ओशियानिक करंट कहेंगे। अब एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम, वेलोसिटी के हिसाब से इनको अगर डिफाइन किया जाए तो ड्रिफ्ट की वेलोसिटी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी आपकी करंट की होती है और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है आपकी किसकी, स्ट्रीम की। ये आपको याद रखना है, कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके ओशियानिक करंट को इफेक्ट करते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। शेप एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ, शेप एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो होता है एक फैक्टर होता है, साथ ही साथ कुछ ओशियानिक फैक्टर होते हैं। शेप एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ में आपके हैं ग्रेविटेशनल फैक्टर और कोरियालिस फोर्स। ग्रेविटेशनल फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, आपके हाई लैटिट्यूड एरियाज में क्या होता है, आपकी ग्रेविटी होती है ज़्यादा और लो लैटिट्यूड एरिया में आपकी ग्रेविटी होती है कम। इसका मतलब लो लैटिट्यूड एरिया में ग्रेविटी कम होने की वजह से वाटर आपका राइज करता है और हाई लैटिट्यूड एरिया में ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर आपका सबसाइड करता है। तो जहाँ से वाटर राइज करता है, करंट ज़्यादातर आपकी लो लैटिट्यूड एरिया से हाई लैटिट्यूड एरिया की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि यहाँ वाटर राइज कर गया है और हाई लैटिट्यूड एरिया में वाटर सबसाइड कर गया है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपका डायग्राम है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द करंट्स आपकी लो लैटिट्यूड एरिया से हाई लैटिट्यूड एरिया की तरफ जाती नजर आएंगी, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम हो गई, ठीक है, एक आपकी कुरेशियो करंट हो गई, लो लैटिट्यूड एरिया से हाई लैटिट्यूड एरिया की तरफ जा रही है। ये ग्रेविटेशनल फैक्टर इसमें काम करता है। सेकंड फैक्टर जो दिया गया है कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स ये होता है, कोरियालिस फोर्स ये कहता है कि आपका जो इक्वेटर से नदन साइड जो भी विंड फ्लो करेगी वो आपकी राइटवर्ड टर्न करने की कोशिश करती है हमेशा, और जो भी इक्वेटर से जो नीचे होता है वो हमेशा लेफ्टवर्ड टर्न करने की कोशिश करती है आपकी विंड। ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड टर्न करती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड टर्न करती है विंड, और विंड के डायरेक्शन टर्न होने की वजह से ही आपका ओशियानिक करंट भी उसी हिसाब से मूवमेंट करती है। सेम जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नदर्न हेमिस्फीयर है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड टर्न कर रही है आपकी ओशियानिक करंट, देख रहे हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा यही लेफ्टवर्ड टर्न करती हैं। देखिए लेफ्ट टर्न कर रही है ना, नीचे से ऊपर जा रही है तो लेफ्ट इधर होगा, ऊपर से नीचे आ रही है तो लेफ्ट इधर होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपके कोरियालिस फोर्स की वजह से। तो होपफुली आपको ये फैक्टर भी समझ आएगा। अब कुछ फैक्टर होते हैं ओशियानिक फैक्टर आपके, सैलिनिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। आपकी जो सैलिनिटी और टेम्परेचर होती है ये आपकी वाटर की डेंसिटी को बहुत हैम्पर करती है। अगर आपकी सैलिनिटी और साथ ही साथ आपकी जो डेंसिटी टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आपकी वाटर की डेंसिटी हो जाती है ज़्यादा। जब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वाटर हो जाता है सिंक। किस लिए सिंक हो जाता है, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर आपका डेंसिटी बढ़ रही है तो आपका मास बढ़ रहा है, जब मास बढ़ेगा तो वाटर आपका सबसाइड करेगा, ये चीज़ दिमाग में रखनी है, वाटर आपका सबसाइड करेगा। ठीक है, और सैलिनिटी आपकी कहाँ ज़्यादा होती है, सैलिनिटी आपकी लोअर लैटिट्यूड में ज़्यादा होती है। हायर लैटिट्यूड में आपकी सैलिनिटी होती है कम और लोअर लैटिट्यूड में सैलिनिटी होती है ज़्यादा। इसका मतलब है जब आपके जहाँ हाई सलाइन एरियाज है वहाँ आपका वाटर कर गया सबसाइड
तो लो सलाइन एरिया से हाई सलाइन एरिया की तरफ हमेशा आपकी ओशियानिक करंट ज़्यादातर फ्लो करती है। ये फैक्टर ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी आपकी ओशियानिक करंट्स ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर जितनी भी आपकी ओशियानिक करंट्स आ रही हैं, जैसे ओयाशियो करंट हो गई, कैनरी करंट हो गई, ये सभी के सभी इन ओशियानिक फैक्टर कंबाइनेशन की वजह से आती हैं। ठीक है, सैलिनिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर। जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा और तो इसका मतलब क्या करना है, याद रखना है कि टेम्परेचर जहाँ कम होगा उस एरिया से ओशियानिक करंट आपकी फ्लो करेंगे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये भी फैक्टर है। और सैलिनिटी और डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया। मेल्टिंग ऑफ आइस का फैक्टर ऐसे हो सकता है कि मान के चलिए जहाँ पर आइस आपकी मेल्ट होती है वहाँ वाटर लेवल राइज कर जाता है, और जहाँ तो इसकी वजह से क्या होगा, वाटर लेवल जब राइज कर जाएगा तो जहाँ ओशियन का आपका वाटर मेल्ट हुआ है उस एरिया से ओशियानिक करंट्स आपकी फ्लो करना चालू हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से ग्लेशियर की तरफ से आपकी ज़्यादातर ओशियानिक करंट्स निचले वाले भाग में आते हैं। देख सकते हैं आप, ये सारा इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये फैक्टर है। और कुछ होते हैं आपके एटमॉस्फेरिक फैक्टर। एटमॉस्फेरिक फैक्टर दो तरीके के होते हैं। अगर विंड की डायरेक्शन डिपेंड करता है, विंड के डायरेक्शन पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी ओशियानिक करंट किधर फ्लो करेंगी। जैसे कि इंडियन ओशियन में आप देख लीजिए, हमारा जो मानसून आता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आपका आता है तो आपकी ओशियानिक करंट की डायरेक्शन इस तरफ होती है। लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो विंड की डायरेक्शन हो जाती है रिवर्स, तो आपकी ओशियानिक करंट की डायरेक्शन इधर होती है। होपफुली आपको ये फैक्टर भी समझ आया होगा। इससे यूपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछता है। आपको समझनी है सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट और आईएएस का जो लेवल है उसको लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे यूपीएससी। फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे लेकिन आप कॉन्सेप्ट पर जरूर कमांड करिए। सेकंड होगी प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, आपका वाटर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब वाटर लेवल आपका ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब ओशियानिक करंट्स उस रीजन से आपकी फ्लो करना कोशिश करेंगी। और जहाँ पर आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर वाटर लेवल आपका कम हो जाता है। जब वाटर लेवल कम हो जाएगा इसका मतलब उस रीजन की ओर आपकी ओशियानिक करंट फ्लो करने की कोशिश करेगी। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आ जाते हैं आपके मोस्ट फेवरेट टॉपिक की तरफ, जहाँ पर आपसे यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछता है कि कौन कौन से रीजन्स में कौन कौन सी ओशियानिक करंट आपकी फ्लो करती हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके अटलांटिक ओशन से। अगर आप अटलांटिक ओशन की तरफ देखेंगे, ये हो गया आपका अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन इधर है, साउथ अटलांटिक ओशन इधर है। रेड में आपकी सारी वार्म ओशियानिक करंट्स मार्क्ड है और ब्लू में आपकी कोल्ड ओशियानिक करंट मार्क्ड है। पहले हम लोग वार्म देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। वार्म में आपकी है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल आपकी कौन सी है, ये आपकी वार्म करंट है। अब कैसे याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या होती है, नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट होती हैं, और दोनों के दोनों आपकी वार्म होती हैं। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, जितनी भी इक्वेटोरियल करंट होती हैं ये आपकी वार्म होती है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल आपकी एक वार्म हो गई। सेकंड, इसी के जस्ट आगे आपके एंटीलीज करंट होती है। एंटीलीज करंट भी वार्म होती है। आप थोड़ा यहाँ देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर इसके बाद आ जाती है आपकी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भी आपकी वार्म होती है, और उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वेजियन करंट ये आपके अटलांटिक ओशन में होती हैं, जो सारी की सारी आपकी वार्म होती हैं। अब थोड़ा यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये ऊपर से नीचे आ रही हैं, ये नीचे से ऊपर जा रही हैं। जो आपके लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाती हैं वे ज़्यादातर आपकी होती हैं वार्म ओशियानिक करंट। तो ये हो गई आपकी वार्म ओशियानिक करंट, और साथ ही साथ जो ऊपर से नीचे आ रही है वो है आपकी कोल्ड ओशियानिक करंट, जो ब्लू में मार्क है। तो कोल्ड ओशियानिक करंट का एग्जांपल है आपका कैनरी करंट और लैब्राडोर करंट, जो आपके किस में है, अटलांटिक ओशन में। अब कैसे याद रखनी है कि ये कोल्ड है, तो लैब्राडोर जो आपकी ब्रीड के कुत्ते होते हैं वो ज़्यादातर हमेशा शांत रहते हैं। अगर वो शांत रहते हैं तो उससे आप लोग दिमाग में याद रखिएगा कि लैब्राडोर कूल होते हैं, मतलब ये कोल्ड करंट है आपकी। और कैनरी करंट, जो कैन होता है आपका, एक अगर कैन आपने देखा होगा थम्सअप का कैन, वो ज़्यादातर ठंडा होता है। तो ठंडा होने से उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कैनरी करंट भी आपकी कोल्ड करंट है। ये आपकी कहाँ फ्लो करती है, नदर्न अटलांटिक ओशन में। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक जायर फॉर्म कर रहा है। जायर का मतलब एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, यहाँ से वार्म जा रही है, ऊपर से कोल्ड नीचे आ रही है। तो ये एरिया आपका क्या होता है,
ये जायर का फॉर्मेशन करता है, ये दिमाग में रखना है। नदर्न अटलांटिक ओशन में जायर होता है, मतलब यहाँ का प्रकार पानी ज़्यादातर आपका घूमता रहता है और एक ही जगह पर इकट्ठा रहता है, स्थिर रहता है, मूवमेंट इसकी नहीं हो पाती है, इसीलिए उसे ओशियानिक जायर कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने इसमें पूछा है ओशियानिक करंट्स आर डोमिनेटेड बाय ह्यूज सरफेस जायर्स डैट आर ड्रिवन बाय द ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न। ग्लोबल सरफेस विंड पैटर्न की वजह से आपका ओशियानिक जायर का फॉर्मेशन होता है। देख रहे हैं यहाँ से ऊपर विंड जा रही है और यहाँ से नीचे विंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पर ओशियानिक जायर का फॉर्मेशन होता है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने पूछा था सीडीएस में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ से सही है इस क्वेश्चन में। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इक्वेटोरियल करंट मूव कोल्ड वाटर वेस्टवर्ड एंड देन पोलवर्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अगर ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हो गया आपका ये वाला पार्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ये वाला पार्ट, अगर आपका नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, वह अगर नीचे से पानी आपका पोलवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो ये गर्म पानी ले जा रहा है ना, सिंपल सी बात है। लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की वजह से आपका गर्म पानी जाता है, ना कि आपका ठंडा पानी जाता है। यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, ईस्ट कोस्ट पे कोल्ड वाटर लेके जाता है, कोल्ड वाटर नहीं लेके जाता है, ये दिमाग में रखना है, वार्म वाटर लेके जाता है। कौन सा? वार्म वाटर। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। तो इनके हिसाब से आपका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा और ऐसा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे जरूर सॉल्व कर पाएंगे। अब अच्छा ये फैक्टर देख लीजिए, क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशियानिक करंट। अभी हमने पढ़ा कि हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, अगर आपकी सोलर एनर्जी से जहाँ पर ज़्यादा हीटिंग होगी वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इसका मतलब वहाँ पर वाटर आपका सबसाइड करेगा, तो ये इन्फ्लुएंस करता है आपके ओशियानिक करंट की मूवमेंट्स को। सेकंड, आपकी विंड के डायरेक्शन का सिंपल सी बात है कि जहाँ कोरियालिस फोर्स का फोर्स यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड, कोरियालिस फोर्स ये भी आपका इफेक्ट करता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून गिवन है, ये आपका टाइड में आता है, टाइड्स को इन्फ्लुएंस करता है, ना कि आपके ओशियानिक करंट्स को, ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। होपफुली ये भी आपको समझ आएगा। अब हम लोग ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन की आपकी ओशियानिक करंट्स याद कर ली थी, जिसमें आपको दो चीज़ दिमाग में रखनी है, कैनरी करंट कैसे याद करना है, लैब्राडोर कैसे याद करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। एक होती है आपकी ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, ये भी आपकी कोल्ड करंट होती है। अच्छा, ये ग्रीनलैंड के आसपास का रीजन तो ठंडा ही रहेगा, तो सिंपल से ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये कोल्ड करंट है आपकी। और उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं नीचे आपके साउथ अटलांटिक ओशन में, तो यहाँ पर भी आपके जायर का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी जायर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कैसे सिंप्लीफाई करके याद करना है, साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मैंने आपको बताया था कि ये होती हैं आपकी वार्म करंट, इसका मतलब ये हो गई आपकी वार्म। अब ये नीचे आपकी आ जाती है ब्रांच इसकी एक साउथ इक्वेटोरियल करंट की, जो होती है ब्राज़ील करंट कहलाती है, ब्राज़ील के एरिया के आसपास आपकी होती है, तो ये ब्राज़ीलियन करंट कहलाती है। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि ब्राज़ील के आसपास का एरिया हमेशा वार्म रहता है, गर्म रहता है, उमस भरा रहता है, इसका मतलब वहाँ पर आसपास वार्म करंट मूव करेगी, तो ब्राज़ील से आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, उसके बाद अब इधर से आ जाती है साउथ अटलांटिक करंट, ठीक है, साउथ इंडियन करंट और साउथ पैसिफिक करंट। दिमाग रखना है कि जितने भी साउथ वाले लिख रखे हैं ये सारी की सारी आपकी कोल्ड करंट होंगी, इससे आप याद कर सकते हैं। इक्वेटोरियल वाले में मैंने आपको बताया था वार्म होती है, और आपका जो साउथ में लिखा है ये सारी की सारी आपकी कोल्ड करंट होंगी। अब ब्राज़ीलियन करंट हमने पढ़ लिया है, तो बेंगुएला करंट आपके अफ्रीका के कोस्ट की तरफ फ्लो करती है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, इसीलिए ये ठंडी होती है, ठीक है, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की ओर जा रही है, इसका मतलब ये होती है आपकी ठंडी। तो बेंगुएला करंट आपकी कोल्ड करंट होती है जो आपके अफ्रीका के कोस्ट पे फ्लो करती है, और ये भी एक जार का फॉर्मेशन कर रहा है, और होपफुली आपको ये भी समझ आएगा। फिर है आपकी फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट भी आपकी कोल्ड करंट होती है, ठीक, ये दिमाग में रखना है। अच्छा, एक चीज़ आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर से एडिशनल पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दिमाग में रखना है कि जितनी भी जगह आपकी कोल्ड ओशियानिक करंट फ्लो कर रही हैं, मैप में अगर आप देखेंगे जैसे हम्बोल्ट, और यहाँ पर बेंगुएला करंट, और यहाँ पर वेस्ट वाला कैलिफोर्निया करंट, यहाँ पर जितने भी एरिया हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी कोल्ड करंट फ्लो करती है, वहाँ पर हमेशा आपका डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऑलवेज आपका डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपका हम्बोल्ट करंट जहाँ पर फ्लो कर रहा है, यहाँ पर आपका एटाकामा डेजर्ट है, कौन सा, एटाकामा डेजर्ट है, तो ये इसका फैक्टर है जो इसको एक्सप्लेन करता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। इससे आप दोनों चीज़ें आसानी से याद कर सकते हैं, जहाँ पर कोल्ड करंट होगा वहाँ पर आपके डेजर्ट्स भी होंगे। पैटागोनिया करंट,
पैटागोनिया करंट फॉकलैंड करंट के आसपास है, तो ये भी आपका डेजर्ट है। बेंगोला करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका कौन सा डेजर्ट है, नामीब करंट, सॉरी नामीब डेजर्ट है। नामीब डेजर्ट है कि नहीं है यहाँ पर नामीब डेजर्ट है। अगर आप वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट के आसपास जाएंगे तो यहाँ पर आपका ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ठीक है, और ये सारे के सारे आपके डेजर्ट्स यहाँ पर लाई करते हैं। कैलिफोर्निया करंट की ओर अगर आप देखेंगे, ये आपकी कोल्ड करंट होती है, तो यहाँ पर आपका कौन सा डेजर्ट लाई करता है, तो यहाँ पर आपका डेजर्ट लाई करता है। ये आपको एग्जाम में ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा लाई करता है, ठीक है, ये बताना है थोड़ा बहुत। तो कैलिफोर्निया करंट के आसपास भी आपके डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आएगा। अब हमने अटलांटिक ओशन का कवर कर लिया है, अब चलते हैं आपके पैसिफिक ओशन की तरफ। पैसिफिक में पहले आप नॉर्थ पैसिफिक ओशन की तरफ देखिए। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में क्या होता है, आपके वार्म करंट कौन कौन सी है पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। ये पैसिफिक ओशन है और ये भी आपका पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ पैसिफिक करंट, ठीक है, नॉर्थ की जितनी भी करंट है यहाँ पर साउथ वाली कोल्ड होती हैं और नॉर्थ वाली आपकी वार्म होती है, दिमाग में रखना है, चाहे वो नॉर्थ अटलांटिक हो चाहे नॉर्थ पैसिफिक हो। तो नॉर्थ पैसिफिक हो गई आपकी वार्म करंट। फिर यहाँ से दो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, एक चली जाती है अलास्का की तरफ और अलास्का करंट आपकी होती है वार्म करंट, और कैलिफोर्निया करंट नीचे आ जाती है, ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब है जब ऊपर से नीचे आती है हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड, तो वो होती है कोल्ड करंट, इसका मतलब कैलिफोर्निया हो गई आपकी कोल्ड करंट। अब इधर आ जाते हैं कुरोशियो करंट और ओयाशियो करंट, कैसे याद करेंगे। कुरोशियो करंट आपकी वार्म करंट होती है जो जापान के आसपास फ्लो करती है। कैसे, कुर मतलब कुरकुरे, कुरकुरे खाते ही आपको थोड़ा मतलब जैसे कि तीखापन लगता है, तो एक झुंझुनी सी महसूस, एक गर्मी महसूस होती है शरीर में, इसका मतलब ये वार्म, इससे ऐसे आप याद कर सकते हैं कुरोशियो आपका वार्म करंट होता है। तो ऊपर से नीचे जो करंट आ रही होगी इसके जस्ट अपोजिट ओयाशियो, वो आपकी होती है कोल्ड करंट। तो जापान के आसपास की ऐसे आपको याद हो गई। नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ की जितनी भी थी मैंने आपको बताया, ये सारी की सारी होती हैं वार्म करंट, इसका मतलब ये आपकी वार्म करंट होती है। तो हमने नदर्न पैसिफिक एरिया का कवर कर लिया है, अब हम लोग साउथ पैसिफिक एरिया की ओर चलते हैं। साउथ पैसिफिक एरिया में अगर आप देखेंगे तो साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है, ये होती है आपकी वार्म करंट। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल चीज़ याद रखनी है। उसके बाद जब ये यहाँ से फ्लो करेगी तो ये इधर आती है, इधर आ गई है, तो उसके बाद ये जब नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है तो ऊपर से लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड क्यों जा रही है, ठीक है, ये दोनों आपके हायर लैटिट्यूड से दिमाग में रखना है। लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की जब ब्रांच आपकी जाती है तो हो जाती है ये वार्म। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कौन सी होती है, आपकी वार्म करंट होती है। उसके जस्ट अपोजिट आपकी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट होती है। तो ये हो गई वार्म, जब यहाँ से नीचे उतरी तो इसके बाद यहाँ से जब ऊपर जाती है तो यहाँ आती है। तो साउथ पैसिफिक, साउथ की जितनी थी मैंने आपको बताया था कोल्ड होती हैं, इसका मतलब ये हो गई आपकी कोल्ड करंट। फिर हम लोग ऊपर जब बढ़ते हैं इसी के साथ, तो हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में आपकी कोल्ड करंट फ्लो करती है, इसका मतलब है ये हमबोल्ड करंट या फिर पैरो करंट हो जाती है आपकी कोल्ड करंट। तो इस तरीके से आपकी साउथ पैसिफिक की भी कवर हो गई। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जित नाम की जो होती है करंट, दिमाग में रखना है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नाम की जो करंट होती है वे आपकी कोल्ड करंट होती हैं जो अंटार्कटिका के आसपास फ्लो करते हैं। ये थोड़ा एडिशनल है, इसको अलग से याद कर लीजिए। अब आते हैं इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में कोई जार का फॉर्मेशन नहीं होता है। जार देख रहे हैं, यहाँ पर जार का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ जार का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इंडियन ओशन में जार का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये होता है आपका क्लोज्ड सी। यहाँ पर लैंड मास है काफ़ी बड़ा, यहाँ पर ओपन सी है, यहाँ कोई ओपन सी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जार का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अगर आर्टिक से जो आने वाली ठंडी जो आपकी करंट्स होती हैं वे नहीं आ पाती हैं आपके इंडियन ओशन में। क्यों नहीं आ पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हैवी लैंड मास है, इसका मतलब है यहाँ पर जार का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा ओशियानिक करंट आपकी याद करने वाली नहीं है। मानसून आपको याद रखना है कि जब ऑनसेट होता है मानसून का समर के वक्त में, तो साउथ वेस्ट मानसून करंट आपका इधर से इधर फ्लो करता है, ये आपकी वार्म करंट होती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट जो विंटर में फ्लो करती है, ये भी आपकी कौन सी होती है, वार्म करंट होती है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ये दो वार्म करंट है इंडियन ओशन की। कोल्ड करंट इसमें आपको ये याद रखना है कि सोमाली करंट, सोमाली करंट जो आपकी होती है ये कोल्ड करंट होती है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है, सोमाली करंट कोल्ड करंट होती है इंडियन ओशन में, ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद करनी है। उसके बाद अगर हम लोग साउथ इंडियन ओशन की बात करते हैं, अब सिर्फ खत्म होने वाला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हल्की हल्की चीज़ें बाकी हैं। तो जब
लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड की ओर ओशियानिक करंट्स आपकी फ्लो करती हैं। इसका मतलब ये आपकी वार्म होती हैं। तो मोजाम्बिक करंट और ईस्ट मेडागास्कर करंट दोनों आपकी हो जाती हैं वार्म करंट। उसके बाद यही दोनों नीचे आके मिल जाती हैं, आपकी एक करंट बनती है जो अघुलास कहलाती है। अघुलास करंट भी आपकी वार्म करंट हो जाती है। ठीक है जी, वार्म करंट हो जाती है। उसके बाद साउथ इंडियन करंट जो होती है, साउथ की मैंने आपको बताया जितनी होती हैं ये सारी की सारी आपकी कोल्ड करंट होती है। तो ये कोल्ड करंट है। फिर यहाँ से जब ऊपर चढ़ती है, मतलब हायर लेटीट्यूड से लोअर लेटीट्यूड के जा रही है, तो ये हो जाती है आपकी कोल्ड करंट जो कहलाती है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यहाँ पर देखेंगे साउथ इंडियन ओशन में जार का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि ये आपका ओपन ओशन है। इसका मतलब है यहाँ जार का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हो गई कोल्ड, ये हो गई वार्म। ठीक है, और होपफुली ऐसे आपको जितनी भी ओशियानिक करंट से अगर उसके पीछे कॉन्सेप्ट पता होगा तो उसकी डायरेक्शन आप आसानी से याद कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ें याद करने वाली अलग से थी, उसकी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं। ये ओशियानिक रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ में और पूछी जाती है, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जब आपका करंट मिलते हैं तो यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड बनता है। ठीक है, वार्म और कोल्ड वाटर मिलने की वजह से एक बिल्कुल ल्यूक वार्म पानी आपका बन जाता है जो मोस्ट फेवरेबल होता है आपके फिशेस के प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेस पाई जाती हैं आपके कहाँ पर, कनाडा के ईस्ट कोस्ट पे। तो यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये दिमाग में याद रखना है। अच्छा, एक में एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट आपकी वीक पड़ जाती है तो आपकी इक्वेटोरियल करंट यहाँ से नीचे उतर जाती है, तो हम्बोल्ट करंट आपकी गायब हो जाती है, उसकी जगह पे आपकी एल लीनो करंट आ जाती है। ठीक है, साउथ अमेरिका के आसपास आपकी एल लीनो करंट आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी इस कोस्ट पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ये हर साल नहीं आती, कभी कभार आपके सालों में आती है। तो उसकी वजह से आपके इंडियन कोस्ट पे और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे आपके सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपके एलिनो करंट की वजह से होता है। एलिनो आने की वजह से यहाँ पर के ओशन का टेम्परेचर राइज कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर की फिशेस और फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। जब कोल्ड वाटर होता है तो फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वार्म वाटर होने की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स आपके डेड हो जाते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एलिनो करंट कौन सी है, आपकी वार्म करंट है। अगर पूछा जाए एलिनो करंट होती है तो हाँ जी होती है। कौन सी करंट होती है, वार्म करंट होती है, ये दिमाग में रखना है। ठीक, तो ये इससे रिलेटेड जितने भी मतलब क्वेश्चन थे या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। इससे बाहर आपके यूपीएससी में ओशियानिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। बस ये वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, एग्जाम में होने से पहले पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल पे मैंने ज्योग्राफी की PYQs की वीडियोस भी डाल रखी हैं, आप जाके विजिट करके वो भी देख सकते हैं। और डेली हम लोग यूपीएससी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके CDS और NDA एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग वो भी अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।